9 साल के कार्यकाल में भारत देश में सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्याएं देखी गई। राह चलता आदमी कहता मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है। कि 4 साल 11 महीने ये सारे मंत्री और बड़े बड़े बीजेपी के नेता विदेशों में रहेंगे, अपने महलों में रहेंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे और आखिरी के 20-25 दिनों में चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़कर चुनाव जीत जाएंगे। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है राघव चड्ढा के ऊपर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों एंकर ने राघव चड्ढा का इंटरव्यू दिया और उससे काफ़ी सारे सवाल पूछे इंडिया अलायंस को लेकर और गोदी एंकर का जो बाइकआउट हो चुका है उस पर सवाल पूछे। तो रुकिए राघव चड्ढा ने क्या बोला उन सब पर हम लोग आगे बात करते हैं अभी। लेकिन आपने जो 3-4 विषय बताया उसमें से एक जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, ये जो आपने 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी करी है। अब आप लोग तो बीजेपी के खिलाफ ही इसलिए कि आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको देश की डेमोक्रेसी बचानी है, आपको तानाशाही नहीं चाहिए देश के अंदर। ये क्या है जो आप लोगों ने फैसला किया? 14 लोगों को चिन्हित कर दिया कि भाई इनका बॉयकॉट करेंगे। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूं, तुम मेरी फिक्र करो। देखिए 2 चीजें हैं सौरभ भाई। पहला है मीडिया पर हमला, प्रेस फ्रीडम पे हमला। वो क्या होता है जो आज इस देश में हो रहा है? अगर आप केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट दिखाते हैं, लगातार उन पे एक्सपोजे करते हैं, तो आपकी नौकरी चली जाती है। चैनल को बोला जाता है फॉल इन लाइन। अगर चैनल आपकी बात नहीं मानता है तो चैनल के मालिक बदल दिए जाते हैं, चैनल खरीद लिए जाते हैं। जब चैनल खरीदने के बाद भी अगर बात ना बने तो पत्रकारों को पकड़ के जेल में डाला जाता है। यहां तक कि इस 9 साल के कार्यकाल में भारत देश में सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्याएं देखी गई। इसे कहते हैं प्रेस फ्रीडम पे असॉल्ट। तू समझा श्याम? मैं आपको उदाहरण देता हूं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट आई, उसने ये बताया कि भारत देश वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज है पत्रकारों के लिए। यहां पे पत्रकारों की बॉडीली हार्म से लेकर उन पर तमाम तरीके के मुकदमे, डेफेमेशन, सिडिशन, कंटेम्प्ट, तमाम तरीके के उन पे हमले होते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता करने से रोका जाता है। इसे की वजह से मैं आ रहा हूं उस पर। इसे कहते हैं प्रेस पे हमला। इसे कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करना। और एक महत्वपूर्ण आपको आंकड़ा और दूंगा, इसी रिपोर्ट में एक सिक्योरिटी इंडिकेटर जारी किया गया, उसकी रैंकिंग जारी करी गई। सिक्योरिटी इंडिकेटर होता है कि आप पत्रकारिता निष्पक्ष तरीके से करें बिना किसी कार्रवाई के डर से, यानी कि आप पे कोई व्यक्तिगत, शारीरिक या कोई कोर्ट कचहरी का हमला नहीं होगा, आप स्वतंत्र है अपनी पत्रकारिता करने के लिए। उसकी एक रैंकिंग निर्धारित करेगी दुनिया के तमाम देशों की। उसमें 180 देश शामिल हैं। भारत देश 172वीं रैंक पर है। हम सिर्फ सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, येमेन और एक आधी और कंट्री से आगे हैं। हमारी ये स्थिति आ गई है आज की समय में देश की प्रेस फ्रीडम। लानत है तुम लोग पे, लानत। क्या केवल केंद्र की सरकार जिम्मेदार है? आपकी 2 प्रदेशों में सरकार है और विपक्षी दलों की 11 प्रदेशों में सरकार है। देखिए, आप जो मुझे डेटा बता रहे हैं पूरे देश का डेटा बता रहे हैं। आपको खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 साल के कार्यकाल में जो प्रेस फ्रीडम पे हमले हुए उसके आंकड़े बता रहा हूं और कैसे हम 11 पॉइंट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में गिरे हैं। इस पर कोई रीथिंक कर सकते हैं क्या आप लोग अलायंस के तौर पर? जो आप लोग ये 14 नाम पे आप लोग पहुंचे कैसे? देखिए रीथिंकिंग की जहां तक बात है, किसी से कोई व्यक्तिगत, और मैं बड़ी बेबाकी से आपको कहना चाहता हूं सौरभ भाई, व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी हमें नहीं है। एक प्रकार की पत्रकारिता से या एक प्रकार की जो जर्नलिज्म नहीं, अब इंफोटेनमेंट बन गया या एंटरटेनमेंट बन गया है जो सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाता है, सिर्फ सरकार का ही प्रचार करता है। पत्रकारिता छोड़ चुके हैं वो लोग, उनसे थोड़ा परहेज करते हैं उनके काम से। अगर उनका काम सुधर जाएगा तो फिर उनको जरूर हम फिर से अपना लेंगे, उनके कार्यक्रमों में जाना शुरू कर देंगे, जरूर रीथिंक हो सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं बड़ी बात करता हूं। इस देश में आज एक माहौल बना है और माहौल ये है कि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी ये मानती है कि जो आपका न्यूज चैनल आपको रोज शाम दिखाता है वो सत्य नहीं है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, अन्य एक बहुत बड़े मीडिया के तबके की बात कर रहा हूं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। पहले कहा जाता था कि सारे नेता चोर हैं। हमने भी वो दौर देखा, आपने भी वो दौर देखा, हमारा तो आंदोलन ही उसी दौर में जन्मा था। आज एक दौर आ गया है जब राह चलता आदमी कहता मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इस देश में ओवरऑल एक मैं बड़ी बात कह रहा हूं, मीडिया की स्वतंत्रता पे जिस प्रकार से हमला हुआ है और जिस प्रकार से मीडिया को सरकार कंट्रोल करती है, इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं विपक्षी दल में हूं, मैं किसी दल से ना भी संबंध रखता तो मैं यही बात कहता। मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से।
मैं तो पिछले 9 साल के आंकड़े दे रहा हूं आपको कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत 11 अंक नीचे गिर गया। सिक्योरिटी इंडिकेटर में भारत सिर्फ पाकिस्तान, यमन, सीरिया जैसे देशों से आगे है। यहां पर पत्रकारों की नौकरी जा रही है। पिछले 9 साल में जितने पत्रकारों की हत्या भारत देश में हुई, आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने इतनी हत्याएं नहीं देखी हैं। और अगर चैनल फिर भी बात ना माने तो चैनल के मालिक बदल दिए जाते हैं। आपको पता है मैं किस चैनल का जिक्र कर रहा हूं। तो इस देश में ये हो रहा है, जनता जानती है, जनता जागरूक है। अब उसी संदर्भ में हमने एक छोटा सा फैसला लिया, वो हमारी आजादी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये मैंने जो आपसे पूछा कि आप गंभीरता से कहते हैं कि अगर 2024 में बीजेपी को नहीं रोका तो देश बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैंने तो सदन के पटल में बात रखी, सदन के पटल में बात रखी थी कि शायद इस देश का आखिरी चुनाव होगा, शायद इस देश में इसके बाद चुनाव ही ना हो, शायद संविधान बदलकर भारत को चीन या रशिया जैसी एक व्यवस्था में तब्दील कर दिया जाए, जहां चुनाव हो ही ना, या चुनाव हो तो सिर्फ नाम के लिए चुनाव होते हैं। वास्तव में कोई लोकतंत्र बचता नहीं है। कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड मीडिया और कमिटेड ऑपोजिशन के बदौलत एक ऐसी व्यवस्था देश में तैयार कर दी जाएगी इसमें लोकतंत्र बचेगा नहीं। लेकिन इसमें आप फिर ये मानते हैं कि मीडिया पर तो आप लोग दोष देते ही हैं, अब आप लोग ये मानने लगे, अब ये भी मान के चल रहे हैं कि जुडिशरी भी घुटने टेक देगी, जुडिशरी पर भी बीजेपी जो है वो काबू कर लेगी। और संविधान कैसे बदल देंगे जब तक आप लोग पार्लियामेंट में? संविधान बदलने के लिए तो आंकड़े चाहिए। आंकड़े आज लोकसभा में उनके साथ हैं, राज्यसभा में वो लोग किसी के भी बाम मरोड़ के आंकड़े अपने पक्ष में कर लेते हैं। अब आप दिल्ली सेवा बिल का उदाहरण लीजिए, जिस सेवा बिल में मैंने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, उसमें अपनी बात भी रखी दिल्ली वालों की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से। उस सेवा बिल में आंकड़े हमारे साथ थे। गैर भाजपा, नॉन एनडीए पार्टीज के अगर आप जमा कर लें सारे आंकड़े हमारे साथ हैं। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस देश में जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं, उनकी बाम मरोड़ी गई और सारे भाजपा के साथ चले गए। नहीं, जो आपके साथ नहीं है इसका मतलब या तो उसकी बाम मरोड़ी जा रही है, या वो भ्रष्टाचारी है, या वो अगर मैं आपको कहूं कि उनमें से कई लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन अंत में सीबीआई और ईडी के डर से, उनके नोटिसों के डर से उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। उन्होंने बकायदा यहां तक कहा कि हमारा दिल आपके साथ है, हम जानते हैं कि सत्य आपके साथ है, हम जानते हैं धर्म आपके साथ है, हम जानते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, हमें आपके हक में वोट देने का मन है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। अगर वोट नहीं देंगे तो ये पकड़ के हमें जेल में डाल देंगे। आप इस देश में मोटे मोटे तौर पर समझिए क्या हो रहा है। एजेंसियों को वेपनाइज कर दिया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, और इनका इस्तेमाल कर कर पॉलिटिकल पार्टीज बीच में से तोड़ी जाती हैं या उन पे पूरा अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश बीजेपी करती है। गैर भाजपा शासित राज्यों में अपनी पकड़ बनाकर उन सरकारों को गिराया जाता है, भाजपा की सरकार बनाई जाती है। हमने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हमने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। इस देश अब में तो चल देश रही में बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन, उसके लिए कमेटी बन चुकी है, उसकी बैठक भी हो गई। देखिए, मेरा यह आरोप है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ही ला सकती है और कुछ ऐसे ही नेता ला सकते हैं जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से, जनता के प्रति जवाबदेही से बचना चाहते हैं, जो पीठ दिखाकर कायर की भांति भागना चाहते हैं। आप 5 साल में एक बार चुनाव कराएंगे पूरे देश भर में, उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि 4 साल 11 महीने ये सारे मंत्री और बड़े बड़े बीजेपी के नेता विदेशों में रहेंगे, अपने महलों में रहेंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे, और आखिरी के 20-25 दिनों में चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़कर चुनाव जीत जाएंगे। ये ऐसी स्थिति आ जाएगी कि गैस का सिलेंडर 1100 की जगह 5000 रुपए तक का बिकने लग जाएगा। 4 साल 11 महीने आपको गैस का सिलेंडर खरीदने के लिए 5000 रुपए प्रति सिलेंडर देना पड़ेगा, और अंत के आखिरी महीने में 50 रुपए की छूट देकर, राहत देकर आपका वोट खरीदने का काम ये सरकार करेगी। जो सरकार पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से, जनता के प्रति जवाबदेही से भागना चाहती है कि बार बार जनता के बीच ना जाना पड़े, बार बार जनता हमसे रिपोर्ट ना मांगे, वही सरकार ऐसा करेगी। हमारा यह मानना है 1 नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। जनता लगातार नेताओं की रिपोर्ट कार्ड लिखती रहे, नेता बार बार जनता के बीच जाएं, उनके वेलफेयर के लिए काम करें, उनको वादे दें, अपने वादे पूरे करें। जबरदस्त!